हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनगणना 2027 के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भवन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में आपने समझा था कि एचएलबी क्या होता है और परिसर क्या होता है। यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इन दोनों को समझने के लिए आप इनसे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए समझते हैं कि जनगणना के उद्देश्य से भवन क्या है। तो देखिए, आम तौर पर 4 दीवारों और एक छत के साथ जमीन पर एकल संरचना को भवन कहते हैं। यानी भवन के लिए 4 दीवारें होनी चाहिए और एक छत होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई संरचना है 4 दीवारें और छत वाली, तो हम उस संरचना को क्या कहेंगे? भवन कहेंगे। सामान्य कद काठी वाले व्यक्ति के रहने रुकने तथा पहुंच के लिए प्रावधान होना चाहिए। अब वो जो 4 दीवारों और छत के साथ जो स्ट्रक्चर होगा जिसको हम भवन कहेंगे, उसमें सामान्य कद काठी वाले व्यक्ति के रहने और रुकने तथा घर के अंदर पहुंचने के लिए प्रावधान होना चाहिए। ये कंडीशन भी है। कभी कभी भवनों में एक से अधिक संगठक इकाइयाँ होती है। इन संगठक इकाइयों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यानी कभी कभी भवन के अंदर क्या होता है कि एक से अधिक संगठक इकाइयाँ होती है। कौन सी संगठक इकाइयाँ होती है? जैसे भवन का उपयोग निवास के लिए भी कर सकते हैं, दुकान के लिए भी कर सकते हैं, व्यापार के लिए भी कर सकते हैं, कार्यालय, कारखाना, वर्कशॉप, वर्कशेड, स्कूल, मनोरंजन स्थल, पूजा स्थल, गोदाम, स्टोर आदि कार्यों के लिए भी भवन का उपयोग हो सकता है। यहाँ देखो, इकाइयों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। एक से अधिक उपयोग में भी लाया जा सकता है, जैसे आवास सह दुकान है। यानी एक ऐसा भवन है जिसमें आवास भी कर रहे हैं और आवास के साथ साथ उसी भवन में दुकान का संचालन भी हो रहा है। अब यहाँ देखिए, भवन अलग अलग प्रकार की छत, यहाँ इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अलग अलग प्रकार की छत, क्या ये भवन है क्या? तो देखो, भवन के लिए 4 दीवारें होनी चाहिए और एक छत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छत। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि छत होना चाहिए। किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये झोपड़ी देखिए, इसमें क्या है, जो छत है वो हमारा शंक्वाकार है। अब यहाँ 4 दीवारें नहीं है, ये अलग तरह का है ना, लेकिन फिर भी ये क्या है, हमारा भवन है। क्योंकि भवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि उसका छत होना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये टिन शेड का छत डला हुआ है यहाँ पर, है ना, तो छत है, तो ये भी भवन है। यहाँ पर भी छत है कंप्लीट, तो ये भी भवन है। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह का है ना, तो ये भी भवन है, ये भी भवन है, ये भी भवन है, ये भी भवन है और ये भी भवन है। अब आप समझ गए होंगे इन चित्रों को देखकर कि भवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? छत होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का छत हो। अब देखो, भवन का उपयोग, विभिन्न उपयोग किया जा सकता है। जैसे अभी हमने समझा पिछली वाली स्लाइड में, यहाँ पर दिया हुआ है भवन का उपयोग। देखिए, यहाँ पर मॉल, सिटी मॉल के लिए किया हुआ है। यहाँ पर भवन का उपयोग मंदिर के लिए किया हुआ है। यहाँ पर भवन का उपयोग हॉस्पिटल के लिए किया गया है। यहाँ भवन का उपयोग मल्टी अपार्टमेंट के रूप में किया गया है। यहाँ पर देखो, भवन का उपयोग कॉलेज या स्कूल के रूप में किया गया है। यहाँ पर भी भवन का उपयोग निवास के लिए किया गया है और यहाँ पर भी ये मॉल टाइप लग रहा है, तो यहाँ पर भी निवास और इसके अंदर शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। यानी भवन के कई सारे उपयोग हो सकते हैं। अब देखिए,
भवन, विभिन्न प्रकार की दीवारें। देखो मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करके आपको बताया कि भवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छत होना चाहिए। दीवार हो ना हो लेकिन छत ज़रूर हो, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, भवन कहेंगे। देखो यहाँ पर ये छत है यहाँ पर। अब दीवारें तो कैसी भी है लेकिन छत है तो ये भी भवन है, ये भी हमारा भवन है क्योंकि छत कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए टिन शेड डले हुए हैं और ये लोहे के पिलर लगे हुए हैं। यहाँ पर दीवारें नहीं हैं, एक प्लास्टिक की चादर लटकाकर दोनों तरफ से पैक किया गया है। तो क्या हमें इसे भवन मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक छत है, यहाँ पर भी एक छत है, तो ये भी हमारा भवन है, ये भी हमारा भवन है। इस तरह का स्ट्रक्चर भी भवन है, इस तरह का स्ट्रक्चर भी भवन है, ये भी हमारा भवन है। अब आपको समझ में आ गया होगा, पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि भवन के लिए छत होना जरूरी है। अब आप यहाँ देखिए, इस वाले चित्र को देखिए, ये हमारा सड़क है, ये सड़क है और सड़क के एक तरफ बहुत सारा मकान है और ऐसा दिख रहा है कि ये पूरा एक भवन है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आप, सड़क के एक ही ओर कहीं अलग अलग इमारतें एक साथ दिखाई देती हैं जो दोनों ओर से साझा दीवारों से जुड़ी होती है। देखो इस वाले भवन की और इस वाले भवन की ये जो दीवार है, ये ऐसा लग रहा है कि साझा दीवार है। इधर भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है और यहाँ भी ऐसा ही है। देखने में एक सतत संरचना जैसी लगती है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा क्या है, एक भवन है। ये इकाइयाँ व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और संभव है अलग अलग समय में बनी हो, है ना। साथ ही अलग अलग परिवारों के स्वामित्व या अधिकार में भी होती है। तो पहले तो अभी तक हम भवन के बारे में सिर्फ ये जान रहे थे कि छत होना चाहिए। अब यहाँ हमें पता चला है कि भवन के लिए परिवारों के स्वामित्व या अधिकार का भी पता करना है। ऐसे प्रकरण में भले ही पूरी संरचना और उससे जुड़ी सभी इकाइयाँ देखने में एक ही इमारत लगती हो, लेकिन यदि उनका प्रवेश द्वार अलग अलग होता है तो ऐसी प्रत्येक इकाई को अलग अलग भवन माना जाना चाहिए, एक अलग भवन नंबर दिया जाना चाहिए। 3 कंडीशन हो गई दोस्तों। सबसे पहले तो छत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो परिवार के स्वामित्व या अधिकार में भी होना चाहिए, अलग अलग परिवार के स्वामित्व या अधिकार में होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि सभी का जो प्रवेश द्वार है वो भी अलग अलग होना चाहिए। यानी भवन के लिए छत कंपलसरी है, अलग अलग परिवारों के स्वामित्व या अधिकार का होना जरूरी है और एक स्वतंत्र प्रवेश द्वार का होना जरूरी है। अब यहाँ देखो, ये पूरी संरचना एक जैसी लग रही है ना, लेकिन यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार स्वतंत्र है, रोड से डायरेक्ट है, इसका भी डायरेक्ट है, इसका भी स्वतंत्र है, इसका भी स्वतंत्र है, इसका भी स्वतंत्र है, और इन सब में अलग अलग परिवार रह रहा है, अलग अलग परिवारों का स्वामित्व है, इसलिए ये सारे क्या है, अलग अलग भवन होंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुआ होगा आपको। आगे देखते हैं। मकान सूचीकरण का उद्देश्य उन सभी संरचनाओं की पहचान करना है जिसमें मनुष्य रह सकते हैं। एक और कंडीशन है, उन सभी संरचनाओं को हम भवन कहेंगे जिसमें मनुष्य रह सकता है, जो मनुष्य के रहने योग्य हैं। जैसे देखिए पंप हाउस है, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ छत भी है, स्वतंत्र प्रवेश द्वार भी है और बड़ा भी दिख रहा है, तो इस पंप हाउस में मनुष्य रह सकता है, तो ये भी एक भवन है। मंदिर में भी रह सकता है, ये भी भवन है। अनाज भंडार है, इसमें भी रह सकता है, और अस्थायी झोपड़ी में भी रह सकता है। तो इसी तरह की अन्य संरचनाएं जिसमें लोग रह सकते हैं को सूचीबद्ध करना महत्वपूर्ण है। इन्हें भी भवन माना जाना चाहिए और उचित रूप से नंबर दिए जाने चाहिए। यानी ये सब क्या है, भवन है, और इन सबको भवन नंबर दिया जाना चाहिए।
अब मनुष्य के रहने योग्य नहीं, क्या क्या नहीं है, जैसे पान का कोई केबिन है 3 बाई 3 फुट का, तो इसमें मनुष्य रह नहीं सकता, सामान्य तरीके से उठ बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता। प्रेस का कोई छोटा केबिन है, डेयरी है, चाय की कोई रेडी है 3 बाई 3 फुट के आकार की, तो इसमें सामान्य कदकाठी का मनुष्य सो नहीं सकता, रह नहीं सकता, तो ये भवन नहीं माने जाएंगे, भले ही इनके छत और 4 दीवारी हो। ठीक है ना। इनकी लंबाई चौड़ाई तो 3-3 फुट है और ऊंचाई कितनी है, 6 फुट। कम से कम 6 इंटू 6 इंटू 6 की कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसको हम भवन कहेंगे। यदि संरचनाएं इतनी छोटी है कि उनमें कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, तो उन्हें भवन मानने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। एक सामान्य कदकाठी का मनुष्य रह सकता हो और छत हो, अलग प्रवेश द्वार हो, ठीक है, और स्वामित्व हो, वो कंप्लीट भवन होगा, जिसको हम बिल्डिंग कहेंगे। देखो, खेत में अनाज भंडारण की कोई झोपड़ी है 6 बाई 6 की, तो उसको हम भवन मानेंगे। यहाँ भी 6 इंटू 6 इंटू 6 की कोई बड़ी गुफा है, इसको भी भवन मानेंगे। रेलवे द्वारा परित्यक्त मकान है, तो इसको भी हम भवन मानेंगे। काम में नहीं आ रहा कोई जर्जर वर्क शेड है, तो इसको भी हम भवन मानेंगे। यहाँ देखो, छत की कंडीशन सभी में फुलफिल हो रही है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में भवन के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, छत होना चाहिए, अलग अलग भवन होने के लिए अलग अलग परिवारों का स्वामित्व होना चाहिए, और अलग अलग भवन होने के लिए सबका अपना स्वतंत्र प्रवेश द्वार होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनगणना मकान क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।